हेलो व्यूअर्स, आ चुके हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां आज हम लोग कवर करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यानी भारत के राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपने आप में बहुत ही लेंदी टॉपिक है। अगर इसको एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश की जाए तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं इसको एक लेक्चर में तो बिल्कुल नहीं कवर करने वाला। मैं 3 से 4 लेक्चर का समय लूँगा और 3 से 4 लेक्चर में आपके प्रेसिडेंट के हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को मैं कवर करते हुए आपकी सारी बातों को कवर करूँगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, राष्ट्रपति को सिर्फ समझना नहीं है, हमें वो सारी बातें ध्यान देनी है जो जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो डायरेक्टली लेक्चर पे आते हैं और देखते हैं क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट को लेके बहुत सारी बातें बताई जाती हैं और वो बातों में उन्हें क्या क्या कहा जाता है वो चीज़ है। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या क्या कहा जाता है, ये थोड़ा हम लोग देखते हैं क्या क्या उनको बोला जाता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रथम नागरिक कहा जाता है। देश का प्रथम नागरिक का क्वेश्चन पूछ ले किसे कहते हैं, तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूरे इंडिया की सबसे ऊंची कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी है, इसलिए इसलिए इनको प्रथम नागरिक भी कहा जा रहा है। दूसरा, इन्हें भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कहा जा रहा है, यानी हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक। देखिए, दोनों बातें लगभग सेम है, मगर थोड़ा सा बस शब्दों का खेल है, इसलिए भी मैंने इसको यहाँ नोट डाउन कर दिया कि मान लीजिए कभी आपके सामने भारतीय गणतंत्र का प्रमुख पूछ ले या हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक पूछ ले तो कौन होगा, तो वहाँ पे भी आपको आंसर मारना है सीधा सीधा प्रेसिडेंट। तो ये हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक क्या मतलब, ये सीधा सीधा हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक है। और रिपब्लिक नेचर को जो हम इंडिया का समझते हैं, तो ये बात हमें कहाँ दिखता है, रिपब्लिक वर्ड हमें प्रियम्बल में देखने को मिलता है। हम प्रियम्बल में जब देखें तो रिपब्लिक वर्ड वो क्या कहता है, रिपब्लिक होने का मतलब ही यही है कि सबसे ऊंची पोस्ट देश की, किसी भी देश की अगर सबसे ऊंची पोस्ट वहाँ के सिटीजन्स द्वारा, वहाँ के नागरिकों द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुन के आ रही है, चुना जा रहा है। सबसे ऊंचा पोस्ट पे बैठने वाले पर्सन को वहाँ चुना जा रहा है, उसका इलेक्शन हो रहा है। अब वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, ये मैटर नहीं करता। तो ऐसे देश को हम रिपब्लिक कहेंगे, यानी गणतंत्र कहेंगे। तो यहाँ पे ये बात इतनी सी है। तो इसलिए यहाँ पे भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया की रिपब्लिक कंट्री है। दूसरी चीज़, इसे कार्यपालिका, यहाँ पे कार्यपालिका लिख दिया है मगर यहाँ पे कार्यपालिका होगा, कार्यपालिका अध्यक्ष। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कार्यपालिका का हेड कौन है, यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, किसे हम कहेंगे, तो उसमें भी आपको प्रेसिडेंट मारना है। तो ये इतनी बातें हो गई अभी प्रेसिडेंट को लेके। देखिए, हो कह रहा है कि जब मैं ये वाला लेक्चर अभी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मुझे हो रखा है जुकाम, और उस फ्लो से मेरी बात निकल नहीं रही है। मेरी जैसे सांस फूल रही है बीच बीच में, ऐसा हो जाता है जब कोल्ड होता है, तो सांस पूरी तरह आपकी काम नहीं करती। जो आप फ्लो में बोलते हैं, फ्लो टूटता है आपका। तो कहीं भी अगर मेरी बात फंबल हो रही होगा तो उसको मैनेज करिएगा और बस कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। बाकी कंटेंट में कोई कमी होने नहीं वाली, कोशिश करूँगा हर एक बात को कवर किया जाए। देखिए, इसी बात को कवर करते हैं। कार्यपालिका अध्यक्ष क्या मतलब भाई, ये कार्यपालिका अध्यक्ष कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है आर्टिकल नंबर 53। अगर अभी आप लोग पढ़ेंगे तो आर्टिकल नंबर 53 जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीधा बोला गया है कि यूनियन की जितनी भी एग्जीक्यूटिव है उसका हेड कौन है। मतलब यूनियन के हेड को हम कैसे पहचाने, डायरेक्टली हेड नहीं लिख रहा है, बोला सारी कार्यपालिकी शक्ति किसमें निहित है, कह रहा है प्रेसिडेंट में। ये बात आर्टिकल 53 बोल रहा है, सारी कार्यपालिकी केंद्र की, संघ की किसमें है, का प्रेसिडेंट के पास। यही इतना ही बात है, इसी के कारण हम इसको बोलते हैं कि कार्यपालिका अध्यक्ष प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे हमें ये बात तो क्लियर है कि आर्टिकल 53 हमें ये चीज़ शो कर रहा है कि भाई कार्यपालिका अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन है हमारे यहाँ, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये भी हम जानेंगे, प्रेसिडेंट को कार्यपालिका अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड भी कहते हैं, प्रथम नागरिक भी कहते हैं, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भी कहते हैं। एक है नाम मात्र का प्रमुख है ये, इसका क्या मतलब है, इसको जरा समझते हैं। तो यहाँ पे जरा समझते हैं कि ये सिस्टम है क्या, ये प्रेसिडेंट का रोल कैसे, क्या कहना क्या चाह रहा है ये बात कि प्रेसिडेंट के पास नाम मात्र की पावर। देखिए, प्रेसिडेंट के पास नाम मात्र की पावर का मतलब नॉमिनल हेड भाई। तो इंडिया में क्या सीन क्या चलता है, कहता है प्रेसिडेंट हेड ऑफ द नेशन तो है, मगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, ये है हमारा पीएम। ठीक है, ये बात भी एकदम ठीक है, मगर ये आ कहाँ से रहा है कॉन्सेप्ट, कह रहा हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा नॉमिनल हेड है ये और एक्चुअल हेड है पीएम। नॉमिनल हेड हो जाएंगे हमारे प्रेसिडेंट और एक्चुअल हेड हो जाएंगे हमारे ये पीएम। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहे कि भाई वास्तविक शक्तियां तो पीएम के पास है और नाम मात्र का बस शक्ति रखा है कौन, प्रेसिडेंट। तो ठीक है, ये बात भी अच्छी है, मगर ये इसका बेस क्या है, कहाँ से आ रहा है, तो इसका बेस सीधा सा है हमारा ब्रिटेन का भाई पूरा गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर।
तो कह रहे हैं ब्रिटेन गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स का मतलब कह रहा है इतने दिन शासन किए हमने, जो भी सीखा अपने गवर्नमेंट के अंदर कैसे चीज़ चलेंगी, तो इसलिए हमने चीज़ों को उन्हीं से उठाया, अडॉप्ट किया, तो वहीं से हम उठा रहे हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हम वहीं से उठा रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये भी ब्रिटेन की देन है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है भाई, संसदीय प्रणाली जो हमने उठा के रखी है, संसदीय व्यवस्था जो उठा के रखी है अपने देश में, ये हम ब्रिटेन से लेके आ रहे हैं। संसदीय व्यवस्था का एक चीज़ मानिए, ये चीज़ जान के चलिए, इसका कैरेक्टर होता है कि सारी एक्चुअल पावर किसके हाथ में होगी, पीएम, या ये कह लीजिए मंत्री परिषद के हाथ में, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में, इनके पास सारी एक्चुअल शक्तियाँ होंगी। प्रेसिडेंट यानी जो हेड ऑफ द नेशन होगा, जैसे कि ब्रिटेन में किंग होता है, उसके पास नाम मात्र की शक्तियाँ होंगी। और यही कॉन्सेप्ट हम ब्रिटेन से उठा के यहाँ इंडिया में ला रहे हैं, और इसीलिए हम इसे कह रहे हैं नाम मात्र की शक्तियाँ। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख है, क्योंकि हमने बस कॉन्स्टिट्यूशनली उसको पावर दे रखी है। पर जब व्यवहारिक सेंस में आते हैं, उसको जब आप ऑपरेशनल पार्ट देखते हैं सारी शक्तियों का, तो उसको तो भाई सीधा सीधा पीएम के हाथ में दिया गया है। कहाँ से दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब पीएम की या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहमति के बिना प्रेसिडेंट का पत्ता भी नहीं हिलेगा। ये बात कौन कह रहा है, आर्टिकल 74। और यहीं से सारा खेल खत्म हो जाता है प्रेसिडेंट का। पर एक बात यहाँ जरूर ध्यान रखना कि इंडिया का प्रेसिडेंट बिल्कुल भी सेम टू सेम किंग के जैसी पावर नहीं रखता है। इंडिया का प्रेसिडेंट ब्रिटेन के किंग से काफ़ी मजबूत है, क्योंकि किंग के पास कोई पावर नहीं है। इसीलिए इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए बोला जाता है कि इंडिया का प्रेसिडेंट यूएसए के प्रेसिडेंट जितना पावरफुल तो नहीं है, मगर किंग ऑफ ब्रिटेन के जितना कमज़ोर भी नहीं है। इसका मतलब इंडिया का प्रेसिडेंट इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है। इसका मतलब ये हुआ सीधी सी बात कि अगर मामला कभी ऐसा बना, कैसा, आपवादिक, ये आपवादिक क्या हो सकता है, कहते कोई भी एक्सेप्शनल कंडीशन आ जाए जहां पे प्राइम मिनिस्टर या ये कह लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बीच में आती ना दिखे, उनका रोल कहीं ख़त्म होता दिखे, जहाँ पे उनकी वर्किंग समाप्त होती दिखे, तो कुछ जगह पे वहाँ प्रेसिडेंट का रोल हमने दे रखा है। ऐसी मेजर जगह आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगी, मात्र एक दो जगह दिखेंगी। किस केस में, जहाँ पे पीएम की पोस्ट खाली हो जाती है, उस केस में, जैसे पीएम अचानक से एक्सपायर कर जाते हैं, या किसी का लोकसभा में बहुमत आ ही नहीं पाया किसी पार्टी का, तो उस टाइम पीएम कौन बने ये डिसाइड करना। या जब बात हो कुछ वीटोज़ के केस में, जब वीटो अप्लाई करना हो प्रेसिडेंट को बिल के केस में, तो ये सब हम बातें उस टाइम पढ़ेंगे जब वीटो का केस, जब संसद वाले पोर्शन पे हम लोग पहुंचेंगे, तो वहाँ पे हम लोग देखा जाए कैसे बिल के केस में प्रेसिडेंट वीटो यूज़ करते हैं। अभी धीरे धीरे अभी हम लोग जब लेजिस्लेटिव इनकी पावर भी देखेंगे, तो वहाँ भी हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। प्रेसिडेंट के भी पोर्शन में हम लोग जब लेजिस्लेटिव पावर इनकी देखेंगे, तो वहाँ पे भी इन वीटो को हम लोग समझा जाएगा थोड़ा, तो वहाँ पे हमें क्लियर होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई कुछ केस में इनके पास अपनी विवेक से यूज़ करने वाली शक्ति है। हर टाइम ये नहीं कि आर्टिकल 74 के ऊपर ये डिपेंड रहेंगे। आर्टिकल 74 कुछ जगह है, मतलब मोस्टली जगह समझिए, मगर कुछ जगह जहाँ पे एक्सेप्शनल आपवादिक, जहाँ पे ये भी फेल होता दिख रहा है, वहाँ पे हम प्रेसिडेंट को थोड़ी छूट दे रहे हैं। वहाँ पे उनके पास अपने प्रूडेंस से कुछ भी करने का हक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इंडिया का प्रेसिडेंट किंग से मजबूत है। तो यहाँ पे इतनी बातें रहेंगी, बढ़ते अपने वापस पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रतीक है भाई, सिंबल है। प्रेसिडेंट को हम सिंबल भी मानते हैं किस चीज़ का, देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, एकता, अखंडता। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, हम मान के चलते हैं राष्ट्रपति इस बात का भी सिंबल है कि संविधान सर्वोच्च है। अच्छा ये कैसे भाई, संविधान कैसे सर्वोच्च हो गए, सबसे ऊंचे तो तुम हो। कह रहा है एकता, अखंडता, यूनिटी, इंटीग्रिटी। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट हैं, बस आपको याद रखने हैं समझने के लिए कि ये फिलॉसफी एक तरह से प्रेसिडेंट के पार्ट की ये है क्या। ये आपके जब प्रेसिडेंट को चुना जाता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी शो होता है। प्रेसिडेंट ये जो पोर्शन है यूनिटी और इंटीग्रिटी का, ये कोई एक जगह से इनका नहीं निकल के आ रहा कि आप एक जगह पॉइंट उठाएं, कहीं लिखा है आर्टिकल में कि हाँ ये यूनिटी और इंटीग्रिटी के प्रतीक हैं, तो आपको दिख जाएगा। वहाँ किसी आर्टिकल की बात नहीं है, ये इनका फिलोसफिकल पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। वहाँ से हम लोग कई सारे जब प्रोविजंस को पढ़ते हैं, इनके पीछे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई ये यूनिटी को मेंटेन करते हैं, इंटीग्रिटी के प्रतीक हैं ये। यूनिटी और इंटीग्रिटी कैसे, जब यूनिटी और इंटीग्रिटी शब्द है कहाँ, पहले ये समझिए, प्रियम्बल में है। प्रियम्बल में ये शब्द क्या कह रहे हैं
कि देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को अगर हम और वाइडर सेंस में समझना चाहें कि तो इसको थोड़ा सा और तोड़ें। इनके हम जब चुनाव की बात करते हैं, जब इनका इलेक्शन होता है तो वहाँ समझिए, वहाँ पे ये क्या होता है कि पार्लियामेंट से भी इनको मेंबर वोट करते हैं, और जो स्टेट के लेजिस्लेचर होता है, विधानमंडल होता है, विधानसभा से भी इनको वोट पड़ते हैं। तो विधानसभा से जब वोट पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम मान के चलते हैं कि देखिए लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ से भी इनको वोट आ रहा है। दूसरी चीज़, आप स्टेट के मेंबर से भी, स्टेट के जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वहाँ से भी आप वोट ले रहे हैं, वहाँ से भी आपको चुना जा रहा है, लोगों द्वारा वोट दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि सिर्फ ये जो प्रेसिडेंट है ये क्या करता है, ये सिर्फ लोगों का ही बस चुना हुआ आदमी नहीं है, मतलब ये लोगों द्वारा तो चुना गया ही है, इसलिए लोगों का रिप्रेजेंटेशन तो प्रेसिडेंट के द्वारा होगा ही, मगर साथ ही साथ क्योंकि ये राज्यसभा से भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्र के, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं, देश के हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन करता है। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट देश की एकता और अखंडता को बनाए के लिए सबसे ऊंचा सिंबल हम मान सकते हैं। और बात हो रही कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता क्या मतलब है यहाँ पे, देखिए सबसे ऊंची पोस्ट होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसके तले दबे हुए हो भाई, आपको चलना तो संविधान के अकॉर्डिंग है, मतलब संविधान बताएगा आपको कैसे चुना जाएगा, आपको काम कैसे करना है, आपको हटाया कैसे आ सकता है, ये सब आपको संविधान बताएगा। इसका मतलब क्या, आप ऊंचे नहीं हो, आपको तो संविधान बस एग्जिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, आप अस्तित्व में तब आ रहे हो जब संविधान के आर्टिकल 52 में आपका जिक्र हो रहा है, अदरवाइज आपको कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि भाई सबसे ऊंचा देश में सर्वोच्च कौन, राष्ट्रपति नहीं, सिर्फ और सिर्फ संविधान। इसीलिए कहते हैं कि संविधान है क्या, संविधान देखिए एक बहुत सारे रूल्स लॉज का बंडल है जिसमें बहुत सारे नियम कानून दिए हुए हैं, और इन्हीं नियम कानूनों से हर एक पोस्ट चल रही है, उन्हीं के द्वारा पूरा देश संचालित हो रहा है, गवर्न हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है, यानी शासन तो विधि का है और किसी का नहीं है। अगर किसी को शासन करना है देश पे तो विधि पूर्वक तरीके से कर सकते हैं, आप उस अकॉर्डिंग विधि को मोल्ड करिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से विधि को मोल्ड करते हुए अपने पक्ष में ला सकते हैं तो ले आइए, मगर जहां संविधान के दायरे से वो विधि जाती हुई बाहर दिखेगी तो मान के चलिए वो विधि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। तो सबसे ऊंची विधि कौन सी, संविधान, और संविधान के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा, इसी कहते हैं विधि का शासन, और सबसे ऊंची विधि होने के कारण संविधान सर्वोच्च भी है। अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल वाले पोर्शन पे। सबसे पहला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 52 क्या कह रहा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बहुत ही सिंपल लाइन है मगर बहुत ही अच्छी लाइन। ये क्या कह रहा है, इसमें दो तीन बातें आपको देखनी होंगी कि देखिए, पहला, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत का राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति का जिक्र है, तो बहुत सारे आर्टिकल को गिनने मत लगिएगा कहाँ से कहाँ तक का पोर्शन है, सीधा सीधा इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 52। बहुत सारे लड़के कोशिश करते हैं कि, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रेसिडेंट के कितने आर्टिकल हैं, कहाँ से कहाँ तक इसका पोर्शन है। अरे भाई पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फैला है प्रेसिडेंट, कहीं भी चले जाओगे हर जगह फैला तुमको मिल जाएगा। और कभी कोशिश करूँ कि सारे आर्टिकल को एक जगह कवर कर दूँ कि कितने आर्टिकल हैं, किन आर्टिकल्स में, तुम गिनती नहीं कर सकते, लाइन से गिनते चले जाओ, हर आर्टिकल में कहीं ना कहीं इनका रोल दिख जाएगा प्रेसिडेंट का। तो क्या ये मतलब ये कहना कि प्रेसिडेंट किसी एक आर्टिकल की देन है, नहीं, ये आप नहीं कर सकते। हाँ ये कह सकते हो कि प्रेसिडेंट भारत का एक होगा, ये बात कहाँ से उठ के आ रही है, कह रहा है इंडिया का प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक पोस्ट है इंडिया में प्रेसिडेंट की, ये क्वेश्चन सही है, ये पूछिए आप कितने आर्टिकल हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ये बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन होते हैं। तो प्रेसिडेंट होगा एक भारत का, ये आर्टिकल नंबर 52 बता रहा है। अच्छा एक चीज़ तो ये पता चल गया, कह रहा है कितना प्रेसिडेंट होगा, कह रहा सिर्फ एक प्रेसिडेंट होगा। दूसरी बात हमें ये पता चली, इसका मतलब क्या कि दो प्रेसिडेंट नहीं हो सकते इंडिया के। अच्छा तीसरी बात क्या, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका मतलब सदैव होगा, पोस्ट खाली नहीं हो सकती। तो ये तीन बातें निकल के आ रही हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात किस आर्टिकल में है, ये भारत का राष्ट्रपति कहाँ है, किस आर्टिकल से निकल के आ रहा है, आर्टिकल नंबर 52। ठीक है, भारत के कितने राष्ट्रपति, एक ही होगा, एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं कि एक बार में दो लोग उस पोस्ट को होल्ड करके मजा ले लें ना, एक बार में एक ही पर्सन बन सकता है राष्ट्रपति। या अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश उस पोस्ट पे एब्सेंट हैं तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट आके रोल प्ले करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, बट एक मोमेंट पे एक ही पर्सन उस रोल को प्ले कर सकता है बस। और
ये पोस्ट हमेशा खाली भरी रहेगी, कभी भी खाली नहीं हो सकती। इसका मतलब प्रेसिडेंट भले इधर उधर हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, बीमार पड़ जाए या डेथ हो जाए उनकी, कुछ भी कारण हो जाए, मगर उनकी पोस्ट खाली नहीं होगी, कोई ना कोई आके उनकी कामों को पूरा करेगा। तो एक चीज़ ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल नंबर 53। ये देखिए, यही हमने पहले पढ़ा अभी। आर्टिकल नंबर 53 क्या कह रहा है भाई? कार्यपालिकी, संघ की कार्यपालिकी शक्ति, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन कहाँ है? कह रहा है संघ की कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इस संविधान के अनुसार उसके द्वारा प्रत्यक्ष या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाएगा। कह रहा है सीधी सी बात, एक लाइन, कि यूनियन की, केंद्र की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर हैं यानी कार्यपालिकी शक्ति हैं, वो सब किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। बात खत्म। ठीक है। अब कह रहा है इसका वो यूज़ कैसे करेंगे? क्या प्रेसिडेंट हर जगह कार्यपालिकी कार्य करते फिरेंगे खुद से? कह रहा नहीं भाई, वो खुद नहीं करेगा। कह रहा है कि वो या तो खुद कर लें या तो अपने निचले अधिकारियों से, जो भी उनके नीचे वाले अधिकारी हैं, जैसे अब निचले अधिकारी कौन हो गए? इनके सहयोगी भाई, पीएम हो गए, प्लस मिनिस्टर्स हो गए, और उसके नीचे जाओगे सेक्रेटरी, इनके हेल्पर हो गए, और उसके नीचे जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आते हैं, तुम्हें डीएम दिख जाएंगे। तो हर लेवल पे ऐसे बिखरे हुए हैं एग्जीक्यूटिव। तो यही इनके कार्यों को जमीनी स्तर तक पहुंचाते हैं। तो प्रेसिडेंट खुद नहीं घर घर जाके सबको सब चीज़ प्रोवाइड करने वाला। ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो मोस्टली केसेस में हम यही देखते हैं कि प्रेसिडेंट तो कुछ करता ही नहीं है, सारा काम तो इन्हीं के हाथ में है। तो इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक शक्तियाँ किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यपालिकी शक्ति संघ के किसमें निहित है, तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। यानी ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किसमें वेस्ट करती है? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट में। याद रखिएगा, कोई पीएम, कोई मिनिस्टर, कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली कहीं किसी को अदर पावर लिखी नहीं गई है कि इनके पास पावर है कार्यपालिकी। मगर जब हम लोग ऑपरेशनल पार्ट में आते हैं, व्यवहारिक सेंस में जब चीज़ों को देखते हैं, जब लागू होती है चीज़ें, तो वहाँ हमें देखने को मिलती है भाई इनके पास तो कोई पावर नहीं है, क्योंकि हमारे तो संसदीय प्रणाली है। बट कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लिख के रखा है कि भाई जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर हैं केंद्र लेवल पर किसके पास होंगी? प्रेसिडेंट के पास। और राज्य लेवल पर गवर्नर के पास, और किसी के पास होनी ही नहीं है। बात इतनी सी है। अब आर्टिकल 53 का दूसरा क्लॉज है, कह रहा है, ये सिर्फ एक लाइन कह रहा है कि भाई देखो, जितनी भी केंद्र की, यूनियन की जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं, उनका कमांडर कौन है? उनकी सारी कमान किसके हाथ में है? कौन कमांड देगा उनको? तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट। तो ये सीधा कह रहा है कि जो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ यूनियन है, केंद्र की जितनी भी डिफेंस फोर्स है, उसका सुप्रीम कमांडर कौन है? तो उसका सुप्रीम कमांडर जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। इसका कमांडर का मतलब क्या हुआ? कमांडर का मतलब जब भी युद्ध अलाउ करना होगा, युद्ध की घोषणा करनी होगी, तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। युद्ध की समाप्ति की घोषणा करनी होगी तो कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेगा। इसीलिए इसी पॉइंट से उठ के क्वेश्चन बनता है कि युद्ध की घोषणा और शांति की घोषणा कौन करता है? तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट होगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे, देखते हैं इसके तीसरे क्लॉज को। देखिए तीसरा क्लॉज क्या कह रहा है? तीसरा क्लॉज कह रहा है कि भाई इसमें से कोई भी बात, इसका पहला पॉइंट तीसरे क्लॉज का भी ए वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि कोई भी बात ऐसी नहीं समझे। कह रहा है कौन सी बात? कह रहा है कोई भी ऐसी बात जो किसी लॉ द्वारा किसी राज्य सरकार को यानी स्टेट गवर्नमेंट को या कोई अदर अथॉरिटी, ये अदर अथॉरिटी और राज्य सरकार ये सब वही है जो आपने आर्टिकल 12 में पढ़ रखा है। तो किसी राज्य सरकार या किसी अदर अथॉरिटी को अगर कोई लॉ द्वारा कोई भी कार्य करने का मतलब कोई भी वर्क अगर दिया गया है, कुछ करने के लिए बोला गया है, तो वो ये नहीं समझा जाएगा कि वह काम प्रेसिडेंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई अगर कोई लॉ बना के, एक लॉ बना, उससे आप कोई फंक्शन, कोई कार्य जो है किसको दे रहे हो? या तो आप स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हो या आप किसी अदर अथॉरिटीज़ को दे रहे हो। अदर अथॉरिटीज़ को या स्टेट गवर्नमेंट को अगर आप कोई भी काम कन्फर्ड करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, भाई आपका ये फंक्शन है, आपको ये कार्य करना है, तो इस लॉ द्वारा दिए गए इन दोनों को कोई भी कार्य करने वाले जो बातें हैं, वो ये नहीं मान के चला जाएगा कि वो कार्य कभी प्रेसिडेंट को ट्रांसफ़र किए गए हैं। मतलब क्योंकि भाई प्रेसिडेंट तो हेड ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव है, सारी एग्जीक्यूटिव पावर उसके पास है, और उसी के नाम पे आप लोग काम कर रहे हो। देश में जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, कुछ भी कार्य हो रहा है, प्रेसिडेंट के नाम पे ही आप कार्य करोगे। तो प्रेसिडेंट के नाम पे अगर आप कार्य कर रहे हो,
तो जिस लॉ से आप कह रहे हो कि मैं स्टेट गवर्नमेंट को कोई कार्य करने कह रहा हूँ, तो उसी लॉ से ये कैसे कह सकते हो ये कार्य करने के लिए तो मैं प्रेसिडेंट को भी कह सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया तो इसका मतलब वो मान के चल रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऊपर से इनके सर पे हाथ रखा हुआ है कि भाई आप काम करो अपना, और वो मेरे ही नाम पे सारे कार्य होने वाले हैं देश के अंदर। तो देश के अंदर जितने भी कार्य होंगे वो मान के चला जाएगा कि मेरी कृपा से हो रहे हैं। तो इसलिए कभी भी आप ऐसा ट्राई नहीं करेंगे, कोई ऐसा लॉ नहीं होगा। ये मतलब एक तरह से प्रेसिडेंट के सम्मान के अगेंस्ट होगा कि अगर कोई लॉ जो स्टेट गवर्नमेंट को कन्फर कर रहा है, कोई पावर दे रहा है, कह रहा है कोई फंक्शन आपको करना, सॉरी पावर नहीं, कोई फंक्शन करने कह रहा है, कोई कार्य करने कह रहा है, कह रहा है कि आपका ये कार्य है, आपको ये करना है, तो ये नहीं समझा जाए कि ये कार्य इस लॉ के माध्यम से हम प्रेसिडेंट के तले रख दें कि प्रेसिडेंट इस कार्य को करने के लिए बाउंड थे। नहीं, ये उनको नहीं ट्रांसफर हो सकता। ये ट्रांसफर तो सिर्फ इन्हीं को होगा। भाई आप स्टेट गवर्नमेंट के लेवल का कार्य कैसे प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट के लिए कोई कार्य है तो अगर स्पेशली उनके लिए कोई कार्य कन्फर किया गया है कि ये चीज़ प्रेसिडेंट के पास ही पावर है कार्य करने की, तो प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो खुद से करे या किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर दें उस जगह। मगर जब बोला ही गया कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए है या कोई अदर अथॉरिटी के लिए है ये कार्य इस लॉ के माध्यम से, तो आप ये नहीं कह सकते कि जाइए प्रेसिडेंट अब आप करिए इसको, ये तो आपके नाम पे हम करवा रहे हैं, आपसे भी करवा सकते हैं। तो लॉ इस तरह नहीं कार्य कर सकते। तो क्लियर होगा, यहाँ पे लॉ कोई भी ऐसा प्रयास नहीं करने देंगे कि जिससे प्रेसिडेंट की आबरू, उसकी सबसे ऊंची पोस्ट वाली जो इज्जत है, उसका जो भौकाल बना हुआ है, उसको हम कम करने दें। सीधी सी बात। अब इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई सीधी सी बात है कि संसद को, जो पार्लियामेंट है उसको, देखिए ये ऊपर वाली बात को थोड़ा सा बस संभालना है। कह रहा है भले अभी तक जो भी लॉ लॉ की बात हो रही थी कि आपने राज्य सरकार को दिया या कोई अथॉरिटीज़ को दे दिया, तो वो प्रेसिडेंट को फंक्शन करने वाला लॉ नहीं माना जाएगा, वो उसको बोल नहीं सकता, उनको डायरेक्शन नहीं दे सकता। तो ऐसा बोला जा रहा है ये बस उन्हीं के लिए होगा, स्टेट गवर्नमेंट के लिए होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है संसद ठीक है राष्ट्रपति के लिए नहीं कर सकते, मगर राष्ट्रपति को न करने के बजाय ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन दे रहा है, क्लियर कर रहा है इस चीज़ को कि संसद के पास बहुत पावर है। ठीक है, प्रेसिडेंट को तो यहाँ मना कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं हो कि हम अदर बॉडीज़ को जो प्रेसिडेंट के अलावा कोई अदर अथॉरिटीज़ हैं तो उनको हम कोई लॉ बना कोई कार्य नहीं सौंप सकते। तो लॉ बना के कार्य सौंपा जा सकता है संसद द्वारा। तो संसद पार्लियामेंट किसी अदर अथॉरिटीज़ के लिए लॉ बना सकती है कि भाई आपको ये कार्य करना है, कोई इसमें रुकावट नहीं होगी। सीधी सी बात है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। आर्टिकल नंबर 54 जो बात कर रहा है निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का क्या मतलब है कि अब भैया इनके इलेक्शन के बारे में बता रहा है, कौन इलेक्शन करता है। देखिए सबसे पहली लाइन यहाँ पे पकड़ने वाली है कि लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं कौन, प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये कहाँ से पता चल रहा है कि भाई ये दो चीज़ बता रहा है। क्या, एक हमारी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई डायरेक्टली नहीं आ रहा है, हम लोग अप्रत्यक्ष हैं, हम लोग डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो एक तो ये पता चल गया कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारे यहाँ कौन सा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे यहाँ अपनाया गया है। दूसरी चीज़, ये अप्रत्यक्ष से चुनना क्या मतलब है, दो बातें यहाँ क्लियर हो रही। चलिए इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं। देखिए सबसे पहले दो बात, प्रेसिडेंट कैसे आ रहा है, प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट वे में चुना जा रहा है, किसके द्वारा, यहाँ के लोगों द्वारा, पीपल्स द्वारा, लोगों द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्शन से तो आएगा बंदा, ये और किसी माध्यम से नहीं आ रहा, मगर ये इलेक्शन का माध्यम, ये तरीका कैसा हो, कह रहा है कि ये तरीका होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, बढ़िया। ये कुछ जानी पहचानी लाइन लग रही है, कह रहा कहाँ, ये हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग प्रियम्बल पढ़ रहे थे, वहाँ पे वर्ड था रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक वर्ड से कैसे, कह रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि कोई भी देश तब रिपब्लिक कहलाएगा जब वहाँ पे सबसे ऊंची पोस्ट, सबसे ऊंची पोस्ट जो कि इंडिया में कौन है, प्रेसिडेंट, सबसे ऊंची पोस्ट वहाँ के लोगों द्वारा, किसके द्वारा, वहाँ के सिटीजन्स द्वारा, पर्सन द्वारा कैसे चुनी जाए, इलेक्शन के माध्यम से चुनी जाए, इलेक्शन के माध्यम से। अब वो इलेक्शन का माध्यम कैसा, चाहे तो डायरेक्ट चाहे तो इनडायरेक्ट। अब हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्म में आते हैं, हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपना रखा है, तो हम इनडायरेक्टली इनको चुन रहे हैं, क्योंकि भाई डायरेक्टली तो हमने पीएम के लिए रख रखा है और भी अपने सांसदों के लिए रख रखा है, तो वहाँ पे उनका रोल आता है जो हम लोग देखते हैं। तो सांसदों के लिए, विधायकों के लिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली चुनते लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे क्या है,
चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट होंगे तो भाई हम रिपब्लिक होंगे। तो प्रेसिडेंट को हम लोग इंडिया कैसे चुन रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में चुन रहे हैं, तो उसके बाद भी हम लोग रिपब्लिक तो कहलाएंगे ही, फिर तो सीधी सी बात है, गणतंत्र तो है ही हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। आर्टिकल नंबर 54, ठीक है भाई, क्या कह रहा था, सबसे पहले अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली, दूसरा चीज याद रखिएगा, निर्वाचित होते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, अपॉइंट नहीं किए जाते हैं, बिल्कुल इसमें क्लियर रहेगा। और पीएम प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होता है, उसे अपॉइंट किया जाता है, उसे नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा। तो ये थोड़ा समझिएगा। तो ये बात हुई। अब जरा दूसरे पे आते हैं कि इनको चुना कैसे जाता है, इनका इलेक्शन होता कैसे है। इनको चुनने का सीधा तरीका है कि निर्वाचक मंडल द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा उनके सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, कह रहा है इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होगा भाई, कह रहा है देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, मतलब पार्लियामेंट के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मतलब एमपी होंगे, सीधी बात, एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा के चाहे राज्यसभा के, मगर कंडीशन क्या है, इलेक्टेड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इलेक्टेड। सिर्फ उन्हीं की बात होगी, सिर्फ निर्वाचित सदस्य, अपॉइंटेड सदस्य नहीं। अब क्यों भाई, क्यों अपॉइंटेड से क्या दिक्कत है, कह रहा है जो नियुक्त होके आए होंगे उनको नियुक्ति कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी पर्सन को राष्ट्रपति बैठा रखा है तो तुम तो उसी का फेवर करोगे ना, उस राष्ट्रपति का। कह रहे हाँ भाई ये बात हो सकती है, तो इसलिए उन पर्सन्स को हटा दिया गया पहले लिस्ट से कि आप किराए रहिए, आपको हम मौका ही नहीं देंगे इलेक्शन में। हम उनको मौका देंगे जो डायरेक्टली जनता द्वारा चुन के आए हैं, मतलब इलेक्शन के माध्यम से आए हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज, राज्य के विधानसभा, राज्य में हाउस होता है, लेजिस्लेचर होता है, तो उसको हम लोग विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल में कहीं कहीं 2 सदन होते हैं, कहीं 1 सदन होते हैं। तो उनमें से जो एक सदन है जो विधानसभा नाम का, जो हमारे लोकसभा की तरह रोल प्ले करता है, तो विधानसभा वाले सदन के सिर्फ निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही इलेक्शन में पार्टिसिपेशन होगा इनका, यही बस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सीधी सी बात, और कोई नहीं करेगा। मतलब विधान परिषद वाले नहीं करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले नहीं कर पाएंगे, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली वाले करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले नहीं करेंगे। इतनी बात हो गई यहाँ। तो यहाँ पे एक जरा क्लैरिटी जरूर रखिएगा कि भाई देखिए, दोनों जगह मतलब कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो दोनों जगह के लोग कर रहे हैं। कौन कौन, एक पार्लियामेंट के भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट के तो दोनों सदन के लोग, दोनों हाउसेस के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। ठीक है, अगर हम बात करेंगे उसी टाइम स्टेट की, तो स्टेट की जब बात होगी वहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के ही इलेक्टेड मेंबर, चाहे पार्लियामेंट के हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर के लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, दोनों के केस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर को ही लिया जाएगा, जो पर्सन चुनाव के माध्यम से यहाँ के सदस्य बने हैं। या तो चुनाव के माध्यम से आप विधायक बने हो या चुनाव के माध्यम से आप सांसद बने हो, बस आपको ही मौका मिलेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करने का। ठीक है, मगर यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, अभी तक इतना ही चल रहा, मगर उसके बाद एक नया अमेंडमेंट आता है 1992 में, 70वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये क्या करता है भाई, नई बात जोड़ देता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, सिर्फ विधानसभा ही क्यों, बस राज्यों की, राज्यों तक सीमित क्यों रखा जाए, क्यों नहीं हम अपने यूनियन टेरिटरीज को मौका दें। कह रहा है ठीक है, आप देना चाहते हो दो। कह रहा है आज के बाद जो भी यूनियन टेरिटरीज जिनके पास विधान सभा है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो उनके इलेक्टेड मेंबर्स क्या कर सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंडीशन सेम होने वाली जो स्टेट में थी, आपके पास अगर विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा। आपके इलेक्टेड मेंबर वहाँ पे बिल्कुल स्वागत किया जाएगा वोट देने के लिए। ठीक है, ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी है सॉरी, आप दिल्ली देखेंगे, पौंडीचेरी देखेंगे, एटसेट्रा रखा गया है कि अगर फ्यूचर में और भी कोई आ रही, जैसे आज के टाइम को जम्मू एंड कश्मीर दिखेगा, तो यहाँ पे भी है लेजिस्लेटिव असेंबली, मगर अभी तक वहाँ के सदस्यों को पार्टिसिपेशन नहीं मिला है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो इसलिए अभी हम दिल्ली और पौंडीचेरी को ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे 54 में इतनी बात रहेगी। क्या देखते हैं फिर से एक बार कि भाई इनका इलेक्शन कैसे होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा यानी इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, कह रहा है कुछ सदस्य रहते हैं उसमें, उस पूरे सदस्य के समूहों को हम कह रहे हैं क्या, वो इलेक्टोरल कॉलेज है। कह रहा है उसमें कौन कौन सदस्य हैं, कह रहा भाई देखो, एक तो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, एक तो विधानसभा के सदस्य हैं। कह रहा कौन कौन सदस्य, कह रहा सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड। कह रहा और कुछ, कह रहा हाँ,
बच रहे हैं। यूनियन टेरिटरी के भी सदस्य होंगे। कह रहा है यूनियन टेरिटरी में क्या नाटक है, कह रहा है यूनियन टेरिटरी का नाटक चालू हुआ 1992 के 17वें संविधान संशोधन से। उसके पहले तो सब बड़ा साफ सुथरा था। कह रहा क्यों किए, कह रहा भाई वहाँ पे भी लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, तो लोगों का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। उनका भी मन है कि हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपने आदमी को वोट देने का मौका दें, वो भी चाहते हैं हमारा आदमी वहाँ तक जाए, तो क्यों उनको वंचित किया जाए। कह रहा भाई ठीक है, आप अगर यूनियन टेरिटरी में बस कंडीशन क्या रख दी, स्टेट के जैसे विधानसभा होनी चाहिए और विधानसभा में इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। उन इलेक्टेड मेंबर्स का रोल क्या होगा कि अब आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आ सकते हैं, बात इतनी सी है। ठीक है, तो यहाँ पे 54 आर्टिकल क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर, देखते हैं आर्टिकल नंबर 55 जो हमें बताएगा निर्वाचन की प्रक्रिया। ये अच्छा टॉपिक है आर्टिकल नंबर 55। तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग टॉपिक एक अलग लेक्चर में ले आऊँ, यहाँ पे मैं कवर नहीं करना चाहता इसको। यहाँ पे बस मोटे मोटे रूप में आप समझ लीजिए इसमें क्या कहानियाँ हैं। सीधी सी बात ये है कि भाई देखिए इसमें आर्टिकल 55 क्या कहना चाह रहा है, इसको बस इतना पढ़ के रीड करिए, मगर ये यहाँ पे मज़ा नहीं देगा। इसको जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा अलग से कि इनका इलेक्शन होता कैसे है, वहाँ पे आपको समझने में मज़ा आने वाला है। तो यहाँ बस मोटा मोटा एक ओवरव्यू ले लीजिए, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मोटा मोटा ये कि आपको भाई ये तीन जो शब्द दिख रहे हैं अलग अलग, इनको रटना जरूरी है। रटना क्या, यही तीनों खेल है। छोटे मोटे एग्जाम है, बस ये तीन शब्द से फंसाता है आर्टिकल नंबर 55 में। आपको बड़ा एग्जाम अगर देना है तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि प्रोसीजर है कैसे, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इलेक्शन करवाती हैं, कैसे होता है। तो प्रक्रिया में याद रखिएगा क्या कहना चाह रहा है, कह रहा भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या पद्धति क्या है, कैसे हो रहा है, कह रहा आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली पद्धति हो रही है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार हो रहा है, मगर जो मत का तरीका है कैसे है, एकल संक्रमणीय मत मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये कैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, कह रहा है कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तो है, यहाँ वोटिंग सिंगल ट्रांसफरेबल होगी, मगर जो मोड होगा, तरीका होगा मतदान देने का, वो सीक्रेटली होगा। समझिएगा, सीक्रेट बैलेट पे होता है इनका आज भी, मतलब ऐसे कागज़ पे, इनका ईवीएम नहीं यूज़ होता। ये क्यों है, क्योंकि सीधी सी बात है यार, यहाँ पे सीधा कहा जा रहा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। मतलब अगर बीजेपी का सदस्य है तो अगर वो किसी ऐसे पर्सन को भी वोट दे सकता है जिसके लिए बीजेपी अलाउ ना कर रही हो, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी उनके अगेंस्ट ऐसा नहीं हो कि उनको सदस्यता उनकी रद्द कर दी जाए, बीजेपी से हटा दिया जाए उनको, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इसीलिए इतना गुप्त मतदान द्वारा होता है कि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पर्सन के ऊपर भी कोई रोल मतलब कोई प्रभाव ना हो उनकी पार्टीज़ का। तो हम कह सकते हैं क्या कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार हो रहा है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होने के साथ साथ वह जो सिस्टम तय है, मतलब सिस्टम क्या हो गया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मगर जो उसमें जो मीन्स यूज हो रहे हैं किन माध्यम से होगा, कह रहा है एकल संक्रमणीय मत द्वारा यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और गुप्त मतदान द्वारा। वो मतदान पूरी तरह गुप्त होगा। चलिए इसको समझा जाएगा, अगला लेक्चर आएगा उस पर हम लोग पूरी तरह बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे इसको कि क्या क्या हर वर्ड का बहुत डिटेल में यहाँ करेंगे, तो पूरा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, कोई आगे कभी नहीं देखेगा। जिसको इतने पे रोको। इसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें और देख लो कि भाई जैसे मान लो कोई पर्सन है अगर इलेक्शन के लिए चाहता है खड़ा होना, तो जैसे कोई भी पर्सन, मैं या कोई और जो भी इस वीडियो को सुन रहा हो, अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। सीधा सीधा क्या, देखो भाई, पहला चीज़, अगर किसी को उम्मीदवारी चाहिए तो पहले उम्मीदवारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50 इलेक्टर ले आइए, 50 ऐसे पर्सन को लाइए। अब ऐसे पर्सन कौन, जो आपको वोट करेंगे। कौन वोट करता है भाई, या तो विधायक करेंगे या तो सांसद करेंगे, सीधी सी बात, या तो विधायक या तो सांसद। ऐसे 50 ले आइए, विधायक सांसद मिक्स करके ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 उम्मीदवार क्या लाइए कि वो आपके नाम को आगे बढ़ाएंगे, प्रपोज करेंगे कि हाँ भाई इस पर्सन को इलेक्शन में खड़े होने दिया जाए, आपके नाम को प्रस्तावित करेंगे, आगे भेजेंगे कि हाँ भाई ये पर्सन सही है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। तो 50% तो ऐसे होने चाहिए जो आपके नाम को सपोर्ट कर दें, प्रस्तावित कर दें, प्रपोज कर दें। ठीक है, ये तो हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कि अगले 50 और इलेक्टर ले आइए, अगले 50 और वोटर ले आए जो आपके इलेक्शन में आपको वोट करेंगे। कौन हो सकता है, फिर से वही सांसद या विधायक, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे 50 सांसद और विधायक और होने चाहिए। किनके अलावा, जो पहले आपका नाम प्रस्तावित कर चुके हैं वो नहीं होने चाहिए, उनके अलावा नेक्स्ट 50। तो वो आपके
उस प्रस्ताव जो प्रस्ताव भेजा गया आपके नाम का कि हाँ भाई इसको इलेक्शन में खड़ा होना है, हम सपोर्ट कर रहे हैं 50 लोग, और 50 लोग क्या कर दें कि हाँ उसको एक्सेप्ट कर लें, उस पर्सन मतलब आपके नाम को एक्सेप्ट कर लें, हाँ ठीक है हम सपोर्ट दे रहे हैं, इनको खड़ा हो जाना चाहिए, अच्छा आदमी है। तो कुल मिला के आपको 100 सांसद विधायक से जुगाड़ आपका परिचय होना चाहिए, तो आप राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए खड़े हो पाओगे। और अगली चीज़, 15,000 रुपये होने चाहिए। तो बहुत, जब भाई 100 आपके पास सांसद विधायक का जुगाड़ है तो 15,000 रुपये कौन बड़ी चीज़ है। और ये 15,000 रुपये पूछता है कहाँ जमा कराने होते हैं। 15,000 रुपये आपको जमा कराने होंगे RBI में। कर अच्छा, अब इसी कहते हैं कि जमानत, एक तरह से जमानत होती है, कभी कभी सुने होंगे जमानत जब्त हो गई। तो जमानत जब्त हो गई क्या मतलब, ये 15,000 रुपये था, जमा कराया गया था कि भाई आप सही पर्सन हो ना, ऐसा तो नहीं फर्जी आ रहे हो टाइम वेस्ट करने। तो इस चीज़ को प्रॉपरली यहाँ पे मेंटेन करने के लिए, ऐसा ना हो कि पूरा जितना पैसा लग रहा है देश में इनके इलेक्शन में सब फर्जी लोगों के ऊपर ना लग जाए, इसलिए 100 लोग सांसद विधायक रखे गए हैं, आपके परिचय के होने चाहिए। 15,000 रुपये RBI में जमा करिए। कह रहा और ये कि अगर आप टोटल वोट का 1/6 वोट नहीं पा पाए तो 15,000 रुपये आपको नहीं मिलेगा वापस, सीधी सी बात ये। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसको आगे वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्या कहानी इसमें। तो बढ़ते हैं आगे, आते हैं ये 71 क्या बोल रहा है। 71 सीधा बोल रहा है कि पहले कोई इलेक्शन इतना हो गया है, अब इलेक्शन के संबंध में अगर कोई विवाद उठता है, कोई डिस्प्यूट अगर होता है कि इनका इलेक्शन सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ, कोई मान लीजिए क्लेम कर देता है कि हाँ इनका इलेक्शन गलत हुआ है, इन्होंने धांधली करवाई है, कुछ भी, कोई भी विवाद, कोई भी डिस्प्यूट प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, तो वो कौन तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, और कोई कोर्ट इसमें बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे 71 आर्टिकल याद रखिएगा। 71 आर्टिकल कह रहा है अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट अराइज होता है इलेक्शन के कंटेक्स्ट में, तो इलेक्शन के कंटेक्स्ट में अराइज होने वाले डिस्प्यूट की सुनवाई, उसको डिसाइड कौन करेगा, फाइनलाइज कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। फाइनल फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देगा। आर्टिकल नंबर 71 याद रखिएगा। 71 सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ही नहीं इन्वॉल्व है, 71 का रोल वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन में है। वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस केस में भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगी, और कोई कोर्ट बीच में कूदेगी नहीं, उनका कोई ज्यूडिक्शन नहीं लगता। 71 ज्यूडिक्शन प्रोवाइड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को इनके इलेक्शन से। किनके इलेक्शन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का ज्यूडिक्शन किसको दे रहा है, डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 56 को देखते हैं। आर्टिकल नंबर 56, वैसे हेडिंग अगर पूछता है तो हेडिंग सिर्फ इतनी सी है इसकी कि टर्म ऑफ ऑफिस की बात कर रहा है, मगर टर्म ऑफ ऑफिस नहीं है, इसमें कई सारी बातें हैं। इसमें टर्म ऑफ ऑफिस भी है, इसमें इनका रेजिग्नेशन भी है, इसमें इनको कैसे हटाया जाता है ये भी है। तो ये चीज़ जरा देखते हैं। मगर हाँ, कभी पूछ ले कि टर्म ऑफ ऑफिस कहाँ दिया है, याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 56 के क्लॉज 1 में इसका जिक्र किया गया है एकदम स्टार्टिंग में ही। उसके बाद फिर त्याग पत्र की बात होती है, रेजिग्नेशन की बात होती है, फिर महाभियोग की बात होती है, इम्पीचमेंट। तो इसको देखते हैं, इनका टर्म कितना होने वाला है, 5 साल का होने वाला है। कह रहा है कब, कैसे, कौन सा 5 साल, कह रहा जरा इसको समझिए। देखने में बड़ा आसान लगता है मगर होता नहीं है उतना, थोड़ा सा टेक्निकलिटी कहीं ना कहीं घुसी रहती है लॉ में, इसलिए हर चीज़ को बहुत ही क्लियर तरीके से लिखा जाता है कि जिस दिन से कोई पर्सन अपने पद को संभालेगा, मान लो इस दिन यहाँ पे एक पर्सन आया, उसने अपने पोस्ट को होल्ड किया एज अ प्रेसिडेंट, तो कह रहा जिस दिन से वो आ जाएगा उस दिन से पूरा 5 साल का मजा लेगा, 5 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, तो कह रहा सीधी सी तो बात है, कह रहा ना 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 सीधी बात नहीं है भाई। कह रहा मान लो कोई पर्सन था प्रेसिडेंट, 2 साल रहा, यहाँ पे एक्सपायर कर गया, 2 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है। कह रहा यहाँ पे फिर हमने दूसरा प्रेसिडेंट चुनना है, ठीक है चुन लेंगे। कह रहा हमने एक नया प्रेसिडेंट चुना, यहाँ एक नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, नया प्रेसिडेंट आता है, तो कह रहे उसका कार्यकाल कितना होने वाला, 3 साल की 5 साल। कह रहा सीधा लाइन पढ़ो आर्टिकल 56 की, एकदम रिजिड सेंस में, क्लियर सेंस में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जिस दिन अपना पद संभालेगा, जिस दिन अपनी पोस्ट को होल्ड करेगा, उस दिन से 5 साल, उस दिन से पूरा 5 साल मजा लेगा वो। तो पूरे 5 साल के लिए, चाहे बीच में चाहे कहीं भी है, जिस दिन से आएगा, भले उनके 2 साल 3 साल को नहीं पूरा करने आ रहा, वो अपनी पोस्ट को पूरा करने आ रहा है, ठीक है, वो 5 साल टाइम पीरियड एंजॉय करेगा। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद दूसरा पॉइंट करा है त्यागपत्र, अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हो भाई, किसको दोगे, वाइस प्रेसिडेंट को दोगे, सीधी सी बात। तो वाइस प्रेसिडेंट इनका रेजिग्नेशन लेंगे। सब छोटी छोटी पॉइंट है मगर कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं,
और लिखने में भी आते हैं, इसको सब्जेक्टिव इसके आंसर भी आते हैं, लिखने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इम्पीचमेंट, याद रखिएगा वर्ड इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज़ हो रहा है और किसी के लिए यूज़ नहीं होता। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट को लेकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इम्पीचमेंट यूज़ हो रहा है। नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जब होता क्या है ना कि जब पॉलिटी के सेंस में आप पढ़ते हैं, पॉलिटी में रिजिडली एकदम पूरी तरह लॉ को नहीं पढ़ाया जाता, तो पॉलिटी में भी वर्ड महाभियोग को यूज़ कर लिया जाता है। तो जब आप किसी लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं और आप जनरली किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि लॉ से जुड़ी नहीं है, तो वहाँ पे टेक्निकलिटी के आधार पे आप समझते रहिएगा, बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल वे में वर्डों को नहीं समझना है। बल्कि अब तो ये भी देखने को मिल रहा है कि लॉ में भी बड़े धड़ल्ले से शब्दों का, जहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे हर शब्द की अपनी एक मीनिंग होती है, तो उस शब्द से खेलना नहीं चाहिए कभी। हम लोग को तो भाई जैसे लॉ के स्टूडेंट है तो लॉ के स्टूडेंट को ही समझाया जाता है कि हर शब्द का अपना एक इंपॉर्टेंस है, हर शब्द की अपनी एक मीनिंग है, उस शब्द को उसी तरह समझो जैसे उसको डिफाइन किया गया है। मगर होता क्या एग्ज़ाम में देखने को मिलता है यार, किसी शब्द के लिए कुछ भी यूज़ हो जा रहा है। और वो यूज़ कैसे हो रहा है, क्योंकि वो ऑपरेशनल पार्ट हो चुका है, व्यवहारिक सेंस में यूज़ होने लगा है, तो इसलिए। मगर उस वर्ड को अब मैं यही देख रहा हूँ, इम्पीचमेंट बहुत बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए यूज़ होता है वर्ड, तो ठीक है अब यूज़ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर होना ऐसे एग्जामिनर्स को जो पेपर सेट करते हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी सबने सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें, कर भी है तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। इसको समझते हैं महाभियोग क्या है भाई, ये कह रहा समझिएगा। इसमें बहुत दिक्कत होती है, इसमें दिक्कत क्या, आर्टिकल 56 का तीसरा पॉइंट यानी तीसरा क्लॉज, आर्टिकल 56 का तीसरा क्लॉज बात करता है इम्पीचमेंट के बारे में, कि अगर इनको हटाना है, प्रेसिडेंट को हटाना है, तो संविधान का उल्लंघन यानी वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आर्टिकल 61 वाले प्रोसीजर को यूज करके इम्पीचमेंट के माध्यम से हटाया जा सकता है। इसका मतलब प्रेसिडेंट हटेगा कैसे, ये बात कौन बताता है, आर्टिकल नंबर 56 कह रहा। मगर वो प्रक्रिया क्या होगी, वो प्रोसीजर क्या होगा, कह रहा है वो आर्टिकल नंबर 61 बताएगा। आर्टिकल 61 वाले प्रोसीजर को उठा के आप लाइए, उसके माध्यम से हम बताएंगे कैसे हटेगा, तरीका वो बताएगा, मगर हटता महाभियोग के माध्यम से। ये बात क्लियर करता है कौन, आर्टिकल 56 का क्लॉज नंबर 3। ठीक है, कह रहा आधार क्या होता है, कह रहा आधार होता है संविधान का उल्लंघन। कह रहा ये कहा है भाई, ये कौन बोला है, कह रहा संविधान का उल्लंघन कहीं डिफाइन नहीं है। कह रहा तब, कह रहा तब क्या, जब मन करेगा जैसे मन करेगा हम शो करके हटा देंगे। कह रहा अच्छा ये तो बड़ी अनोखी चीज़ है। इसीलिए ये सब थोड़े से ऐसे पॉइंट हो जाते हैं जहाँ पे अब खेल बचता है दोस्ती यारी का। कितना अच्छा व्यवहार बना के रखे हैं अपने पीएम से, अपने मिनिस्टर से। तो पीएम जितना पावरफुल होगा उतना दबाव में प्रेसिडेंट रहने वाला है, तो जितनी बड़ी सत्ता उसके हाथ में उतना ही दबाव में प्रेसिडेंट। तो ठीक है, प्रेसिडेंट को वैसे कॉन्स्टिट्यूशनली कहा भी जा रहा है, कोई दबाव नहीं है। आर्टिकल 74 कह भी रहा है कि भाई आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही काम करना है। तो अगर आप सलाह नहीं मानते हो तो आपको हटा दिया जाएगा, ये भी एक संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, सीधी सी बात ये है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं आगे वाली पॉइंट। तो क्लियर है यहाँ पे ये पॉइंट कि भाई ठीक है आर्टिकल 56 में ही जिक्र है, जिक्र तो 61 में भी है, मगर 61 में कंफ्यूज मत होइएगा। 61 प्रोसीजर बताता है इम्पीचमेंट का, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर बताता है 61, और इम्पीचमेंट द्वारा प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, ये बात 56 का क्लॉज 3 बोलता है। तो दोनों को समझते रहिएगा। बढ़ते हैं सीधा 61 के ऊपर, देखते हैं प्रोसीजर भी यहीं देख के इसको निपटा देते हैं, ख़त्म करते हैं, इनका काम यहीं समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है भाई, देखो सबसे पहली चीज़ किस कैसे हटाया जाता है, तो याद रखना नाम, महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। कहता है महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, कह रहा है एक प्रक्रिया समझा रहे हैं 61 में है, ये महाभियोग क्या बला है, इसका नाम एक है, इसको रख दिया गया है। कह रहा महाभियोग है क्या, कह रहा आप क्या बताएं क्या है, कह रहा आर्टिकल 56 पढ़ो, बता रहे हैं उसी में लिखा है। कह रहा महाभियोग का मतलब ये होता है कि महाअभियोग लग गया, इम्पीचमेंट हो गया, उनको हटाना है, बस एक तरीका एक नाम रखा गया है। कह रहा अच्छा, कह रहा उसका मतलब क्या है, कह रहा भाई संविधान का उल्लंघन कर देंगे तो हटा दिए जाएंगे, सीधी सी बात है। कह रहा संविधान का उल्लंघन क्या है, ये आधार बनेगा महाअभियोग लगाने का। कह रहे ठीक, तो मतलब हमें क्या पता करना है, 2-3 बातें, कि जिस प्रोसीजर से, जिस चीज़ से, किस माध्यम से इनको हटाया जाता है। कहता है एक चीज़ है, एक बला है, उसका नाम महाभियोग है, वो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इनको हटाया जाता है। कहता है ठीक ठीक समझ गए। अब इसमें आते हैं संविधान का उल्लंघन, इसका आधार रहेगा। ये प्रक्रिया का पहला पॉइंट क्या हो सकता है, ग्राउंड, किस ग्राउंड पे हटाओगे इनको। कह रहा है संविधान का उल्लंघन क्या है, ये संविधान में कोई भी बात अगर लग गई कि उल्लंघन कर रहे हैं तो इनको हटा दिया जाएगा, वो ग्राउंड बन जाएगा। अभी बस ग्राउंड तक रहिए, वो इनके ऊपर इम्पीचमेंट लगाने का
और उस माध्यम से हटाने का एक ग्राउंड बन जाएगा, तैयार हो जाएगा कि हाँ अब प्रोसीजर आगे बढ़ेगी इम्पीचमेंट की। ठीक ठीक ठीक, अभी हटे नहीं है मगर हाँ ग्राउंड बन गया है अगर कोई संविधान को उल्लंघन कर दिया। ठीक है, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि किस हाउस में आएगा, तो इस हाउस के नाम से पता ये चल रहा है कि इम्पीचमेंट तो भाई पार्लियामेंट में होने वाला है और कहीं नहीं होगा। चलो एक बात और क्लियर, इम्पीचमेंट कहाँ होने वाला है, पार्लियामेंट में। ठीक है, तो पार्लियामेंट में होने वाला है तो इसका क्या मतलब है, कह रहा है पार्लियामेंट में होगा ये कि आप किसी भी सदन में प्रस्ताव रख सकते हो इनको हटाने का। अच्छा, ये बढ़िया चीज़ है। कह रहा है एक प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव में आप लिखोगे इनका आधार कि हाँ भाई हम आधार लिख रहे हैं, इनको संविधान के उल्लंघन में आप और बातें मेंशन करोगे, फला फला चीज़ इन्होंने किया है, इस कारण संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तो कह रहा है आप किसी भी सदन में पहले उतार दिए, कह रहा है किस सदन में, लोकसभा चाहे राज्यसभा कहीं भी ले आओ यार, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है ठीक है, मान लो कि लोकसभा में ला रहे हैं, तो कह रहा है कि जैसे ही आप प्रस्ताव उतारोगे उससे पहले एक कंडीशन है। कह रहा है क्या, आपको इनको 14 डेज की नोटिस देनी पड़ेगी पहले। आप तुरंत नहीं उतार दोगे, आपको आधार बनाया और तुरंत लेके पन्ना उन्ना लेके पहुंच गए सब लोग और कहा कि इनको हटाइए, कह रहा नहीं ऐसे नहीं होगा यार, राष्ट्रपति है ऐसे थोड़ी हटा दोगे। कह रहा पहले 14 डेज का प्रीवियस नोटिस दीजिए उनको कि आपको हटाने जा रहे हैं, आपके ऊपर महाभियोग चलाने जा रहे हैं, प्रस्ताव आपका पेश करने जा रहे हैं फला हाउस में। कह रहे ठीक है, अब प्रेसिडेंट तैयार हो जाएगा, अपने जवाब अब तैयार करेगा ना। तो ठीक, कह रहा है ये जो 14 दिन का नोटिस भी दिया जाएगा, ये मिनिमम कितने लोगों द्वारा, जिस सदन में तुम उतारने वाले हो उस सदन के 1/4 सदस्य द्वारा। वो भी 1/4 से किसका 1/4, कह रहा है उस सदन उस हाउस की जो टोटल संख्या है, टोटल उस दिन प्रेजेंट और वोटिंग वाले नहीं, कह रहा है उस दिन जो प्रेजेंट थे उससे मतलब नहीं, कह रहा है टोटल जितने सदस्य हैं उस हाउस में उनका 1/4 हमें चाहिए। 1/4 लोग मिलके इस प्रस्ताव को नोटिस के फॉर्म में उनको भेज दें, उनके नोटिस पे साइन कर दें कि देखिए सर कम से कम स्टार्टिंग में 1/4 लोग तो इस पक्ष में है कि आपके ऊपर ये मामले की कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या, एक और पता चल रहा है कि कार्रवाई तो भाई पार्लियामेंट में होने वाली है। तो इतनी बात क्लियर हुई। क्या क्या कि आप डायरेक्टली सदन किसी हाउस में उतार नहीं सकते, आपको 14 दिन की प्रीवियस नोटिस देनी पड़ेगी और उस नोटिस को सपोर्ट भी कम से कम 1/4 लोगों द्वारा, टोटल जितनी उस हाउस की संख्या जिस हाउस में आप उतारने वाले हो उस सदन के 1/4 मेंबर द्वारा, टोटल मेंबर के 1/4 मेंबर द्वारा उसको साइन करके तब आप नोटिस भिजवाएंगे। तो इतनी बात यहाँ क्लियर हुई। तो कह रहा है अब, कह रहा है अब क्या, अब जैसे ही तुमको ये वाली प्रोसीजर, अगर ये वाला कार्यक्रम, ये वाली फॉर्मेलिटी अगर तुमने पूरी कर ली, 14 दिन बीत गए हैं, 1/4 लोगों ने सपोर्ट कर दिया है इस बात को, तो अब आप उतारिए किसी भी सदन में। कह रहा है ठीक है, किसी भी सदन में उतार देंगे। कह रहा है किसी भी सदन में अगर आप उतारेंगे तो वो प्रस्ताव जैसे उतरेगा उस सदन के द्वारा वहाँ पे उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। अब कह रहा है पास करने का क्या तरीका है यार, कह रहा है कि किसी एक सदन ने ही तो पहले आरोप लगाए होंगे, मान लो लोकसभा ने ही, लोकसभा के सदस्यों ने आरोप लगा दिया, कहता ठीक है, तो वहाँ पे उसी लोकसभा के 1/4 लोग जो टोटल मेंबर के थे उन्होंने सपोर्ट भी कर दिया था, नोटिस वोटिस भेज दी। कह रहा अब क्या नौटंकी, अब कुछ नहीं, अब बस 2/3 लोग इसको तुरंत इस पे सुनवाई उनवाई करके इसको तुरंत पास करिए और जैसे ही पास हो जाएगा 2/3 मेजोरिटी से, टोटल सदस्यों की 2/3 चाहिए, प्रेजेंट मेंबर्स नहीं, इसको जोड़िएगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी के हिसाब से कि टोटल सदस्य, टोटल जितने प्रेजेंट हो चाहे ना, उससे हमें नहीं मतलब है। कह रहा टोटल का 2/3 मेजोरिटी चाहिए, आए हो चाहे ना आए हो, उस दिन सबको बुलाइए, नहीं बुला पा रहे तो हमसे नहीं मतलब, कम से कम इतने हो कि टोटल का 2/3 मेजोरिटी मिलती दिखे। तो 2/3 से जब पहले सदन से आप पास कर देंगे, से लोकसभा से आपने पास किया, अब गया कहाँ, राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा क्या कार्य होगा, राज्यसभा करेगा भाई इसको चेक। अब इन आरोपों की जांच कौन करता है, जैसे ही सेकंड हाउस में जाएगा कि ये आरोप सही लगे कि नहीं, इसको चेक करेंगे, यहाँ पे इन पे सुनवाई होगी और जैसे ही सुनवाई होकर अगर मान लो दो, फिर यहाँ से अगर 2/3 मेजोरिटी, उसके टोटल सदस्य की 2/3 मेजोरिटी से अगर इसको पास कर दिया जाता है, तो जिस दिन उस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा, उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा दूसरे हाउस से, उसी दिन से मान लेंगे कि पोस्ट उनकी खाली हो गई, तो उस दिन प्रेसिडेंट साहब उस पोस्ट से हट जाएंगे। तो क्योंकि प्रेसिडेंट साहब के ऊपर जांच भी हो रही है और ये जांच के दौरान याद रखिएगा, ये जांच का मतलब सीधा सा ये है
कि यहाँ पे इनसे पूछताछ भी होगी, इनको बोलने का अधिकार दिया जाएगा कि हाँ भाई आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं। 14 दिन की नोटिस इसीलिए दी गई थी, आप भी अपना पक्ष तैयार कर लीजिए, आपका पक्ष सुना जाएगा। तो ये सारी बातें देखने के बाद क्या होगा कि कुछ कहीं ना कहीं कोर्ट जैसा माहौल लग रहा है, जैसे कोर्ट में होता है, सभी को अधिकार दिया था कि आपको भी सुना जाएगा, दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, ऐसे नहीं काम कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि ये बताइए ये कैसी प्रक्रिया है। तो इसका आंसर होता है ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। ये जो कार्यवाही हो रही है, ये प्रक्रिया है, ये अर्ध न्यायिक है, यानी क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। तो कभी कभी पूछता है कि ये महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, तो इसका आंसर सीधा मार के आना अर्ध न्यायिक, क्वासी जुडिशियल। और जिस दिन, आखिरी पॉइंट यही है कि जिस दिन दूसरे सदन से, दूसरे हाउस से 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाएगा, उसी दिन पोस्ट खाली हो जाएगी, उसी दिन इनकी पोस्ट खाली हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतनी बातें रखते हैं, बहुत लंबा वैसे भी खिंच रहा है चीज़। तो आगे के प्रोविजंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।